हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो चलिए आइए समझते हैं इस चैप्टर को। देखिए नाम तो इसका लिखा गया धातु एवं अधातु, यानी केवल धातु और अधातुओं के बारे में जानकारी देगा, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत कुछ जानकारी देने के लिए आया है चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा पेरियोडिक टेबल भरा पड़ा है 118 तत्वों से। तत्व यानी एलिमेंट, है ना। और अगर हम इन एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के बिहाफ पे अगर हम डिवाइड करें इस पूरे एलिमेंट को, तो ये एलिमेंट 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। कितने पार्ट में? 3। सबसे पहला जो आएगा वो होगा धातु, दूसरा होगा अधातु, और तीसरे नंबर पे आएगा उपधातु। धातु को बोलते हैं मेटल, अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल, और उपधातु को बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड मेटल, ठीक है। यानी ये जो मेटल और नॉन मेटल है वो एक्चुअल में क्या है? तत्व है। और तत्व क्या है सर? तो तत्व एक पदार्थ है। तत्व क्या है? पदार्थ, यानी सब्सटेंस है। शुद्ध पदार्थ को हम तत्व बोल सकते हैं, यानी कोई भी शुद्ध पदार्थ है जिसका मतलब उस तत्व से मिलकर बना होगा। दूसरा एक और डेफिनेशन होता है कि शुद्ध पदार्थ यौगिक से भी मिलकर बना होता है। तो शुद्ध पदार्थ है एक प्रकार का तत्व, ठीक है। ठीक, तो तत्व कितने प्रकार? 3, धातु, अधातु और उपधातु। ये जो 118 तत्व आपको नजर आ रहे हैं, इसमें 92 तो मेटल है, 19 आपको अधातु नजर आएंगे। 90 या 20 ले लो, इसमें थोड़ा बहुत वेरी कर रहा होता है। और उसके बाद 7, उसके बाद आपको क्या मिलेंगे? आपको 6। वैसे तो आप इसको 19 ले लो, अब इसको क्या ले लो आप? 7। तो 7 आपको क्या मिलेंगे? मेटलॉइड्स। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है? मेटल की, ठीक है। और सबसे कम उपधातुओं की, और मेनली आपको उसके बाद क्या मिलेंगे? अधातु मिलेंगे। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में इनके पोजीशन की, तो ये आपको एस में दिखेंगे, डी में दिखेंगे और पी में। तो एस, डी और एफ में तो पूरा का पूरा राज है इनका। टोटली एस, डी, एफ वाले, टोटली एस, डी, एफ वाले जो है, इसमें से एक को निकाल दीजिएगा, हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को बस हटा दीजिएगा। हाइड्रोजन एस ब्लॉक में, यानी सबसे पहले में रखा गया है। पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो पहले नंबर पे हाइड्रोजन रखा गया और वो एस ब्लॉक में है, लेकिन वो क्या है? नॉन मेटल है। इसको छोड़ के जितने भी एस, डी, एफ के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो सब के सब क्या है? मेटल है, यानी धातु है। और पी में भी कुछ आते हैं, पी में भी कुछ, यानी 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक? 4। एक तो होता है एस, फिर होता है पी, फिर होता है डी, और चौथा होता है एफ। तो 4 ब्लॉक होते हैं। इन चारों ब्लॉक में से सब में पाया जाता है मेटल, जबकि अधातु सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? पी ब्लॉक में। और एस ब्लॉक में एक उसका पाया जाता है, वो है हाइड्रोजन। और ये 7 किस में पाए जाते हैं? तो ये भी किस में पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में, ठीक है। ये पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। हमें इस चैप्टर में क्या करना है? हमें इस चैप्टर में इन सब के बारे में डिस्कस करना है। डिस्कस कैसा होगा सर? डिस्कशन होगा इनके प्रॉपर्टीज का, इनके गुणों का, ठीक है ना। यानी हमें इस चैप्टर में इनके गुण पढ़ने हैं कि आखिर क्या क्या प्रॉपर्टी है एक मेटल के पास, एक नॉन मेटल के पास, या एक मेटलॉइड्स के पास, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब गुण कैसे होते हैं? तो गुण होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होगा भौतिक गुण और दूसरा होगा रासायनिक गुण। अब मतलब क्या है इसको समझिएगा। भौतिक गुण को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जब हम किसी पदार्थ यानी किसी धातु को उठाएं, धातु को उठाने के बाद उसको देखें, तो देखने पे वो कैसा दिख रहा है, टच करने पे कैसा दिख रहा है, यानी टच करे, देख के, इस तरीके से छू के या देख के हम जो प्रॉपर्टी, जो गुण उसकी बता सकते हैं, जो उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हैं? मतलब ध्यान से समझिएगा कि अगर मैंने कोई धातु लिया, कोई अधातु लिया, तो उसको मैं छू के या देख के जो जो उसके गुणों की व्याख्या कर सकता हूं, वो क्या होता है? उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक गुण होता है। और रासायनिक गुण का मतलब मैं अब उस पदार्थ को उठाऊं और एक दूसरे पदार्थ के संपर्क में लेके आऊं, तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यानी किस तरीके से उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करके क्या बना रहा है, वो जो गुण होता है उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन, यानी दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मेटल लिख दिया और मेटल को मैंने HCl के साथ रखा, चलिए मेटल, हाँ बिल्कुल सोडियम एक मेटल है, और इसको मैंने इसके सामने रखा, कहा कि रिएक्ट करोगे
तो देखो रिएक्ट कर पे जाएगा, बिल्कुल सर। यहाँ पे इसने क्या बना दिया, NaCl और हाइड्रोजन गैस ऐसे रिलीज हो गया। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से सर मेटल को अगर मैं एसिड में डालूंगा तो सॉल्ट बन जाएगा, यानी मेटल ने रिएक्ट किया, रिएक्ट करके सॉल्ट बना दिया। NaCl क्या है, सॉल्ट है, तो बन गया ना सॉल्ट। तो ये जो हुआ है यही क्या है, इस मेटल की प्रॉपर्टी है कि भैया मेटल के सामने जब भी एक एसिड को रखोगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। यही तो है केमिकल प्रॉपर्टी, इसका गुण है कि एक मेटल को इसके सामने रखोगे एसिड के सामने तो सॉल्ट बना के दे देता है। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन। तो हमें यही पढ़ना है किसी भी मेटल नॉन मेटल का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब छू के या टच करके जो जो गुण हम बता सकते हैं कि कैसा दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है, कठोर है कि क्या बोलते हैं, कठोर का मतलब कठोर, और उसके बाद फिर मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं नरम है ना, कठोर है कि नरम, ये बता सकते हैं हम। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हम देख और टच करके बता सकते हैं। तो जो जो प्रॉपर्टी हम देख और टच करके बता सकते हैं वही है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल रिएक्शन के थ्रू, यानी केमिकली दूसरे सब्सटेंस के साथ संपर्क में लाया जाए तब वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस पूरे में हमको यही समझना है। ओके, लेकिन सबसे पहले हम क्या लेंगे, ओवरव्यू लेंगे मेटल का और नॉन मेटल का। तो मेनली जो मेटल है वो फेमस है, वो फेमस है किस चीज़ के लिए फेमस है, ध्यान से सुनिएगा। मेटल है वो फेमस है किस चीज़ के लिए फेमस है, तो मेटल एक्चुअल में फेमस है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मेटल अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा फेमस माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। दैट मीन्स मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब मैंने एक मेटल की रॉड ली, मेटल की क्या ली, एक रॉड ली ऐसे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होंगे और आसानी से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन दौड़ सकते हैं। तो ये मेटल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। समझ पा रहे हैं? यानी मेटल के पास सीधा सीधा समझो तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन को हिंदी में बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और दौड़ेंगे तभी क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी। समझ पा रहे हैं? तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा पाता है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैसे सर, कैसे बताइए? तो जैसे ध्यान से समझिएगा, अगर मैं सोडियम को उठाऊं तो सोडियम का एक मेटल है ना, सोडियम मेटल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 होता है, 8 होता है और 1। इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, यही है। इसको हम वैलेंस सेल बोलेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब ये किसकी तरह बनना चाहेगा, ये किसकी तरह बनना चाहेगा सर, नियॉन की तरह। अगर रिएक्शन कराने जा रहे हो तो यही देखोगे ना कि किसकी तरह बनना चाहेगा सर, नियॉन की तरह। नियॉन का कितना होता है, 10 होता है, तो ये 10 की तरह बनना चाहेगा। ध्यान देना, 11 है, 10 की तरह बनना चाहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर भेज देगा कि नहीं भेज देगा, है ना। बाहर मतलब ये अपने से दूर किसी के पास भेज देगा और भेजने के बाद ये क्या हो जाएगा, नियॉन की तरह बन जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज मैं पहले भी लेक्चर के अंदर डिफाइन कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि इसके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और अब अगर किसी के भी वैलेंस शेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये फ्री है, इसका मतलब ये क्या है, फ्री है। इनके ऊपर न्यूक्लियस क्या कंट्रोल नहीं बना पाएगा, और इसलिए फ्री है तो आराम से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। देखो फ्री का मतलब ये भी होता है, समझा दे रहा हूँ मैं। फ्री का मतलब ये देखो ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर क्या होती हैं, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, और इस कक्षाओं में कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे में कितने होंगे, 8, है ना। टोटल कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो, तो पहले में अगर सोडियम का मैं देख रहा हूँ, सोडियम का, तो यहाँ पे पहले में 2 है, दूसरे में 8 हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, और अंतिम में कितने हैं, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन। तो फ्री का मतलब क्या होता है कि मेटल के पास इन दोनों पे तो कंट्रोल तगड़ा होता है, यानी पहले दूसरे पे कंट्रोल तगड़ा है। यहाँ पे सोडियम के अंदर जाओगे तो पहले दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को इस न्यूक्लियस ने, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है बताओ तो, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस। तो ये प्लस और वो माइनस आपस में क्या होंगे, चिपकाए रखेंगे, यानी न्यूक्लियस खींच के रखता है इलेक्ट्रॉनों को, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन से फोर्स के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर विद्युतीय बल, जो एक चार्ज के बीच में, 2 चार्जेस के बीच में लगता है, उसको कूलाम्ब फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलाम्ब फोर्स। तो कूलाम्ब फोर्स के थ्रू क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, बाहर जाने से रोकता है। लेकिन ये जो कंट्रोल है इसका आउटर मोस्ट सेल में नहीं हो पाता है, यानी जो सबसे बाहरी कोश है उसके ऊपर ये कंट्रोल नहीं बना पाता है। तो बाहरी कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ये न्यूक्लियस उतना तगड़ा कंट्रोल नहीं बना पाता है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो अगर आप एक मेटल की रॉड ले रहे हो
एक मेटल की रॉड लोगे तो इसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे, कोई भी रॉड है उसके अंदर क्या होंगे, एटम तो होंगे ना। तो हर एटम से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकले होंगे बाहर, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर की ओर ऐसे निकले होंगे, समझ पा रहे ना। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, फ्री होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन, फ्री है कि नहीं है। देखो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर चले गए, तो फ्री है कि नहीं है ना। क्यों फ्री है, क्योंकि न्यूक्लियस का उन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पे कंट्रोल नहीं है, समझ में आ रहा है। अंदर तो खींच के रखे लेकिन बाहर वाले के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ का बाहर है, तो बाहर घूम रहा है। अब इधर से आपने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कराया इसको। जो ही इधर से आपने बैटरी से कनेक्ट कराया, तो बैटरी से कनेक्ट कराने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कराने का। तो देखो ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल। तो निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बड़े अच्छे से देखो लाइट का फ्लो कैसे होता है, करंट का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर से इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे देखिए सब अंदर इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इधर से इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए आ रहे हैं। बैटरी से क्या होता है, बैटरी में होता क्या है कि बैटरी जो क्या करती है, बैटरी इधर के इलेक्ट्रॉनों को ऐसे खींचती है और खींच के इधर भेज देती है। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब इधर के इलेक्ट्रॉनों को खींच के इधर भेज रही है, इधर बैटरी यही कर रही होती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी और इधर भेजेगी, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगी भेजेगी, इधर से भेजेगी खींचेगी भेजेगी, खींचेगी भेजेगी। तो इधर से इलेक्ट्रॉन दौड़ते दौड़ते यहाँ पे पहुंचेंगे, और यहाँ पे अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन अपने एक ही जगह पे ऐसे क्या कर रहे थे, घुमरिया रहे थे, वहीं में रह रहे थे, कहीं इधर उधर नहीं जा रहे थे। ये देखिए मतलब ये यहाँ पे है ना, तो दौड़ के वहीं पे आ जा रहा था। लेकिन जो ही देखता है कि यार इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है सर, निगेटिव है ना, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके ऊपर भी कैसा है, निगेटिव। तो हमेशा सेम चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है सर, वही चार्जेस है तो कूलाम का फोर्स लगेगा, लेकिन इस बार दूर भगाने वाला। जब एक प्लस है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, जब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो चिपकेंगे, क्या होंगे, चिपकेंगे। चिपकेंगे मतलब अट्रैक्शन फोर्स होगा, कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन का। लेकिन अगर एक निगेटिव है दूसरा भी निगेटिव है, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो उस केस में दूर भागेंगे, उस केस में क्या होंगे, दूर भागेंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होंगे, दूर भागेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव है, इधर से भी निगेटिव है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ही देखा इसको तुरंत क्या स्टार्ट कर देगा, भागना स्टार्ट कर देगा। फ्री है, ये है, वो रोक नहीं सकता। इसका वाला जो एटम है जिसके बगल में अभी बैठा हुआ था, अब ये रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, तो ये सब भागना स्टार्ट कर दिया। अब देखो जो ही भागेंगे, तो भागने का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा है। तो देखो इधर से इलेक्ट्रॉन गए और ऐसे 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 फिर यहाँ पे आएंगे, फिर बैटरी खींच के इधर भेज देगी, फिर इधर से आएंगे, फिर ऐसे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे। तो पूरे तार के अंदर क्या होगा, करंट का फ्लो होते रहेगा। समझ में आ रहा है ना। तो मेटल के अंदर की क्या कहानी है, क्लियर है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्यों होता है, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। क्योंकि मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस कहानी को थोड़ा सा और अंदर तक जाके समझते हैं, ठीक है ना, और अंदर तक समझा जाए। तो देखो एक्चुअल में जो मेटल की ये कहानी है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने की, तो वो सब में बराबर नहीं होती है, यानी सबके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, सबके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। अब जैसे कि मुझे पता चल गया, मैंने सुन लिया कि मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, तो किसी भी एलिमेंट को अगर जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी, जैसे नॉन मेटल की बात कर लो, नॉन मेटल ऐसे होते हैं जिनके फ्री नहीं होते इलेक्ट्रॉन, जिनके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। चलिए इनकी भी कहानी पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आप देखेंगे। जैसे मैं कोई नॉन मेटल उठाता हूँ, यहाँ से देखिएगा, मैं कोई नॉन मेटल उठाता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया कार्बन, चलो ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की स्थिति देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 6, यही होगा। तो नॉन मेटल में क्या होता है ना, नॉन मेटल में ऐसी कहानी होती है कि देखिएगा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस पूरे न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि अंदर कौन बैठा है, प्रोटॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे में कितने हो जाएंगे, 6, 3 4 5 6, है ना। अब मैं अगर इसमें देखूं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। मैंने क्या बताया था, अगर बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तब मान लो कि फ्री है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है भाई। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन को ये जो है ना न्यूक्लियस एकदम जकड़ के रखेगा, हिलने भी नहीं देगा, समझ पा रहे हो ना। तो नॉन मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, पहली बात ये रखेंगे याद। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाएंगे तो क्या इस तरीके से करंट का फ्लो हो पाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, लेकिन आगे तो पूरा का पूरा पैक है, आगे का पूरा रास्ता क्या है, पैक है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जा ही नहीं पाएगा।
तो मजबूरन जब आप कोई करंट का, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड अपने आप में नॉन मेटल है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ऐसे करंट लगाया तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, तो अगर तुम यहाँ पे हाथ रखोगे करंट मारेगा नहीं। लेकिन अगर यही एल्यूमिनियम लगा दूं मैं पूरा का पूरा और मैंने यहाँ पे कनेक्ट कराया और यहाँ पे हाथ रखूंगा, तुरंत मार देगा कि नहीं मार देगा? क्योंकि तुरंत क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा तो करंट आगे बढ़ेगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना? ये बात ध्यान दीजिएगा। यानी इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को एकदम कस के पकड़ा होगा न्यूक्लियस, हिलने भी नहीं देगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। प्रॉब्लम समझ रहे हो ना? अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट भी देखो, ये तो हमसे समझा फ्री इलेक्ट्रॉन की, अब रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। कोई भी मेटल, इस दुनिया का हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है भाई, पहले ध्यान से समझना। हर एक एलिमेंट क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। अभी हम लोगों ने क्या देख लिया? अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि कंट्रोल वाली बात, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सॉरी मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब आती है बात रिक्वायरमेंट की, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं कि देना चाहते हैं, अब इस पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो लेना और देना का मतलब होता है स्टेबिलिटी से, लेने और देने का मतलब होता है स्टेबिलिटी से। स्टेबिलिटी मतलब सर अस्थाई। देखिए 118 तत्व हैं, 118 तत्वों में से मात्र 7 तत्व, 118 में से 7 तत्व ऐसे हैं जो स्टेबल हैं। स्टेबल होने का मतलब उनका एनर्जी का जो फंडा है वो क्लियर है, यानी एनर्जी लेवल उनके अंदर क्या है? इक्वल है। एनर्जी लेवल इक्वल कर रहा हूँ, मतलब उतना है जितने पे उनको ना कूदने और फांगने की जरूरत नहीं है। अस्थाई का मतलब जैसे इस मार्कर को पकड़ाऊंगा मैं, ये मार्कर अपने जीवन काल में कहाँ रहना चाहेगा? सर धरती पे रहना चाहेगा। यहाँ पे अस्थाई है? बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे अस्थाई है तो मैं इसको छोड़ूंगा तो इसको यहीं पे रहना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा। जो ही मैं छोड़ूंगा कहाँ जा रहा है? नीचे। तो क्या ये अस्थाई है यहाँ पे? नहीं सर। लेकिन कहाँ अस्थाई हो जाएगा? जो ही नीचे जाएगा सर अस्थाई हो जाएगा। अब वहां से इधर उधर जाएगा नहीं। तो ऐसे ही ऐसे ही एलिमेंट के अंदर भी होता है। एलिमेंट के अंदर भी सेम कहानी होती है। एलिमेंट भी अपने आप को अस्थाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अस्थाई। और इसमें मात्र 7 ऐसे होते हैं जो अस्थाई होते हैं। भाई वो एकदम अलग निरंजन वाले खेल में चल रहे हैं, ठीक है ना? उनका फेज ही अलग है। और उन 7 का नाम आप सभी लोगों को पता है। उनको हम इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? अक्री गैस भी बोलते हैं। तो उन 7 का नाम बताइए तो फटाफट, 7 का नाम। 7 का नाम इस ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे है हीलियम, दूसरे नंबर पे नियान, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऑग्नेन, सॉन। एटॉमिक नंबर बताइए। 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, ठीक है ना? 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ये मात्र 7 हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नोबल गैस। नोबल गैस, इनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट गैस मतलब अक्री गैस, इनको दुनिया से लेना देना ही नहीं है, मोह माया से परे है ये, ठीक है? तो सभी के सभी 118 में से सभी के सभी किसकी तरह बनना चाहेंगे? इनकी तरह बनना चाहेंगे, ठीक है? ठीक है, तो अब क्या होगा? देखिए इसमें से मैक्सिमम, अच्छा ये जो 7 के 7 हैं वो अधातुओं में आते हैं। 19 में से 7 तो इन्हीं को गिना जाता है, ठीक है ना? तो 19 में से 7 हटा दो तो कितने बचेंगे यहाँ पे फिलहाल में? 12 अधातु है फिलहाल में और 92 धातुएं हैं। अब रिक्वायरमेंट समझना, सब इन्हीं की तरह बनना चाहेंगे, सब कॉपी कर रहे होंगे। जितने भी मेटल है वो चाहेंगे कि इसकी तरह बन जाए, जितने भी नॉन मेटल है वो भी इनकी तरह बनना चाहेंगे। अच्छा हाँ, तो अब बनने के लिए मेटल की रिक्वायरमेंट देखो और नॉन मेटल की रिक्वायरमेंट देखो। जैसे कि मैंने भी देखा सोडियम को, सोडियम की स्थिति में मैंने बताया था कि सोडियम का 11 होता है, लेकिन किसकी तरह बनना चाहेगा? 10 की तरह। 10 में नहीं, नियान। नियान क्या है? अक्री गैस है, यह अस्थाई है, तो इसकी तरह ये भी बनना चाहेगा। अब इसको अपने आप को अस्थाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर ये 11 से 10 करना पड़ेगा। 11 से 10 में ये क्या करेगा? सर ये एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा देगा, क्योंकि देखो इसका अगर हम एटॉमिक नंबर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 और 8 होता है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 बनाना चाहेगा, तो एक को उड़ाना चाहेगा। यानी ये क्या चाह रहा है? इलेक्ट्रॉन को देना। ध्यान से ऑब्जर्व करो, यानी मेटल की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को देने की। जैसा सोडियम कर रहा है ना वैसे सब करेंगे। अब जितने भी मेटल उठा के देख लीजिए, जैसे मैं मैग्नीशियम को ले लूँ, मेरे पास जगह नहीं है, चलो मैग्नीशियम को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12, 2, 8, 2, यही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो पता होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। ये बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहले में 2 डाल दिया, फिर दूसरे में 8, फिर तीसरे में 2 ही डालूंगा ना, 12 इलेक्ट्रॉन है तो इसी तो होगा। तो बाहरी कोष में कितने इसके? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी किसकी तरह बनना चाहेगा? अपने पास वाले के पास। भाई ये 12 है तो या तो ये क्या कर ले, 6 ले ले तो आर्गन की तरह बन जाएगा, और 2 दे दे तो नियान। कौन आसान है? 2 देना। तो ये भी क्या करेगा? 2 दे देगा। ये भी क्या है? मेटल है। पहले ये बात मैं बता दूं कि आप सभी लोगों को मेटल नॉन मेटल पता होना चाहिए। मेटल नॉन मेटल पता होना चाहिए। मैंने 2 एलिमेंट निकाले, किस ब्लॉक से निकाले? एस ब्लॉक से निकाले हैं, है ना? दोनों के दोनों एस ब्लॉक में। ये S1 में है, ये S2 में है।
ये S1 में है, ये S2 है, थर्ड पीरियड, ये भी थर्ड पीरियड। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल का नॉलेज नहीं है तो ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल का नॉलेज ले लीजिएगा, ओके, तब यहाँ पे आइएगा तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल, वो सब कुछ मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लियर किया हुआ है, ठीक है। उसको आप जाके जरूर देख लीजिए। बाकी मैं काम जरूर करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पीरियोडिक टेबल का मैं क्या दे दूंगा, आपको लिख दे दूंगा, पहले उसको देख लीजिएगा, फिर कहानी को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल में इसको देखिए, तो ये मेटल है, मेटल, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन देना, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो क्या हो जाएगा, 2 8 नियॉन की तरह बन गया नहीं बन गया, स्टेबल, समझ पा रहे हो। तो मेटल अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी मेटल का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, इस बात को भूलिएगा मत। मैंने 2 बातें अभी तक बता दी हैं। सबसे पहला कि मेटल के अंदर कैसे, किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, पहली बात बता दी। दूसरी बात अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने ये बता दिया कि मेटल की रिक्वायरमेंट ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, यानी मेटल क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ठीक है, ठीक। अब नॉन मेटल की रिक्वायरमेंट देख लो, यही था ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 8। अब कोई कॉमन सेंस मत लगाओ, सिंपल देखो 8 है तो ये किसकी तरह बनना चाहेगा, 10 की तरह बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा। देखो एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ये भी जरूरी है, तो एटॉमिक नंबर भी कुछ शुरुआत के याद होने चाहिए, लगभग 20 ठो भी याद कर लोगे तो भी आपका जीवन चलते जाएगा। तो मेनली क्या है कि 8 है तो ये भी किसकी तरह बनना चाहेगा, 10 की तरह। 2 ऑप्शन तो इसके पास भी है, या तो 6 हटा दे, 6 निकाल दे तो 2 पे हीलियम है उसकी तरह बन जाएगा, या तो क्या करे, या तो 2 ले ले तो नियॉन की तरह बन जाएगा। आसान कौन है, 2 लेना। अच्छा ऐसे ही सबका भी देख लो ना, नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन का कितना है 7 है। नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन इज आल्सो अ नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल अधातु है। अब बताओ तो नाइट्रोजन क्या चाहेगा, 7 पे है, ये किसकी तरह बनना चाहेगा, 10 नियॉन की तरह बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा। या तो 5 हटा दे तो भी ये हीलियम की तरह बन सकता है, तो भी स्टेबल, या तो 3 ले ले, कौन आसान है, 3 लेना। तो दैट मीन्स ले दे के मुझे ये समझ में आ रहा है कि नॉन मेटल की इच्छा है सर लेने की, और मेटल की इच्छा है देने की। क्या क्लियर है, क्या ये क्लियर है। तो नॉन मेटल लेना चाह रहा है, नॉन मेटल लेना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है, और मेटल निकाल के देना चाह रहा है। समझ पा रहे ना, हाँ या ना, इस बात को कभी मत भूलिएगा। और नॉन मेटल के अंदर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की जो प्रवृत्ति होती है, जो लालच होता है, वो 3 एलिमेंट के पास सबसे तगड़ा देखा गया है, FON, फोन से याद रखेंगे। ये पूरे केमिस्ट्री के 3 बड़े चोर माने जाते हैं, इनको चोर बोला जाता है, चोर बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को चुराने में माहिर है। चुराना क्यों चाहते हैं, नॉन मेटल है भाई, इलेक्ट्रॉन को लेंगे तभी तो स्टेबल होंगे, ये गलत नहीं है। चोर चोरी जानबूझ के थोड़ी ना करता है, उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है, नहीं उसको सही तरीके से मिला दूसरे तरीके से कर रहा है, वही ये भी कर रहा है भाई। इनको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे फ्लोरीन का ही देख लो, फ्लोरीन का कितना होता है बताओ तो, फ्लोरीन का 9 होता है, ये किसकी तरह बनना चाहेगा, 10 नियॉन की तरह, एक लेना ही तो चाहेगा। तो ये 3 बड़े चोर हैं। अब क्या करना है, करना ये है कि इन तीनों को या इन तीनों में से किसी एक को उठाओ और सभी मेटल्स के सामने रखो। तो सभी मेटल तो चाहेंगे ना देना, हाँ या ना, सभी मेटल तो यही चाहेंगे ना कि हम दे के अपने आप को स्टेबल कर लें। मेटल की रिक्वायरमेंट क्या है फटाफट बताओ तो, मेटल की रिक्वायरमेंट है देने की, और नॉन मेटल की रिक्वायरमेंट है लेने की, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो देखा यह गया कि इन तीनों चोरों में से मैं किसी को जब मेटल के सामने खड़ा कर रहा हूँ, मेटल के सामने खड़ा कर रहा हूँ, यानी चोरी करने इनको भेज रहा हूँ। जैसे कि मैंने उठा लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। देखो फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर सही मायने में देखा जाए तो सबसे बड़ा चोर अगर कौन होगा तो होगा ऑक्सीजन। वैसे मेरे हिसाब से तो मैं इस ऑक्सीजन को मानता हूँ, बाकी आप केमिस्ट्री के भी आप पे देखोगे तो फ्लोरीन है, लेकिन मेनली क्या है, ऑक्सीजन आपको सबसे ज्यादा प्रयोग में दिखाई देगा, ठीक है ना, इसको भूलिएगा मत। ऑक्सीजन जब भी आएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, बिकॉज ये 8 पे है, 10 बनना चाहेगा तो 2 लेगा। अच्छा देखो लेने और देने में ही चार्जेस आते हैं, जैसे ये एक देगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, एक प्लस चार्ज। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज, और जो लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, -2 चार्ज। इलेक्ट्रॉन लोगे तो कैसा चार्ज, ये भी लिख लो, इलेक्ट्रॉन लेने पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, निगेटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन देने पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने चार्ज, 3 प्लस चार्ज। समझ पा रहे हो ना, देने पर कितना चार्ज, प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना नंबर आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है एल्यूमिनियम, 3 प्लस चार्ज। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 प्लस चार्ज। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
एक प्लस चार्ज। क्लियर है? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लेने पे माइनस चार्ज आता है, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? 2 ठो माइनस चार्ज। अच्छा, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एक माइनस चार्ज। तो ये माइनस प्लस का भी फंडा मैंने क्लियर किया हुआ है, ये इस चीज में नहीं फंसेंगे आप। ओके, माइनस प्लस के फंडे में कभी नहीं जाना है। ओके, अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला कि मैं ऑक्सीजन को लेके जाऊं और सभी मेटल्स के सामने ऐसे लाइन से खड़िया दूं, मतलब पूरे मेटल्स को ऐसे लाइन से खड़िया दिया और मैंने कहा ना कि बारी बारी जाके चोरी करो। तो ऑक्सीजन ने एक चीज फील की है, उस फीलिंग को मैं समझाना चाह रहा हूँ। ऑक्सीजन ने एक फील किया चीज कि देखो यार, जब मैं सभी मेटल के घर चोरी करने गया तो सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन अपना दे रहे थे वो कुछ और थे, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो आसानी से दे रहे थे, कुछ ऐसे मेटल थे जो आसानी से दे रहे थे, कुछ ऐसे थे जो आसानी से तो नहीं दे रहे थे लेकिन दे रहे थे, और कुछ तो इतने खतरनाक थे कि जो देना ही नहीं चाह रहे थे। तो मेटल के अंदर भी ये कहानी है कि मेटल देना तो चाहता है लेकिन सभी मेटल एक टाइप के नहीं होते हैं। समझ पा रहे ना? सभी मेटल कंप्लीट एस्टेब्लिश कब होंगे? जब वो इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन सभी मेटल ऐसे नहीं होते हैं। और इस चीज को समझाया गया है रिएक्टिविटी सीरीज से, क्रियाशीलता श्रेणी। तब हमें क्या देखना है? क्रियाशीलता श्रेणी। हम कहानी में क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले इसको नोट डाउन करेंगे। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, ठीक है ना? इसी को हम कंडक्टर यानी मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। आगे सब पढ़ना है मुझे, कैसे कराते हैं वो बता दिया मैंने। फिर मैंने ये भी बता दिया कि जो मेटल होते हैं वो मेटल के पास क्या रिक्वायरमेंट होती है? मेटल के पास रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की? इलेक्ट्रॉन को देने की, इलेक्ट्रॉन को देने की। देंगे तो एस्टेब्लिश हो जाएंगे। और नॉन मेटल की भी कहानी समझ ली। नॉन मेटल क्या होते हैं? उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है और नॉन मेटल लेने की इच्छा रखते हैं क्योंकि वो उससे एस्टेब्लिश हो रहा है। अब हम तीसरी कहानी देखने जा रहे हैं कि जब एक नॉन मेटल पहुंचता है चोरी करने के लिए किसके घर, या चोरी छोड़ो यार, अभी मांगने जा रहा है, यानी कोई नॉन मेटल जाएगा और किसी से मांगने जाएगा। किससे मांगने जाएगा? मेटल से, कि इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कौन आसानी से दे रहा है और कौन आसानी से नहीं दे रहा है। इस चीज को हम कहाँ पे पढ़ते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज में। मैं इन दोनों को पहले पढ़ा रहा हूँ, ये सब बातें मैं पहले पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं जब आगे का चैप्टर स्टार्ट करूँ यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊँ तो आप 2 सेकंड के अंदर कनेक्ट कर लो सब, ठीक है? तो सबसे पहले इतना जो मैंने लिखा है, जो मैंने बताया, इसको पहले आप क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। चलिए ध्यान देंगे, ये मैंने आपके सामने रखी है रिएक्टिविटी सीरीज यानी धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। सर अभिक्रियाशीलता का मतलब क्या होगा? यार देखो, अभिक्रियाशीलता का मतलब देखो, अभिक्रिया में होता क्या है ये मैं थोड़ा सा समझाऊंगा फिर आगे बढ़ाऊंगा। देखो, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, आप जानते हो केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? तो एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर होता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में चेंज आता है, पोजीशन में चेंज। तो एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रिया तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर यानी ट्रांसफर होगा या एक जगह से दूसरी जगह में पोजीशन में चेंज आएगा। समझ पा रहे हो ना? तो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में चेंज होगा तो इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहीं पे ध्यान देना, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पोजीशन में चेंज ला रहे हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पोजीशन में चेंज ला रहे हो तो उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। इस बात को मत भूलिएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के पोजीशन में चेंज लाओगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में भैया भयंकर वाली एनर्जी रिलीज होती है, वही एटम बम वगैरह बनता है। समझ पा रहे हो ना? तो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान एटम बम वगैरह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ किसके पोजीशन में चेंज आती है? इलेक्ट्रॉन। अब मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि इनकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी देख रहा हूं, इसका मतलब मैं ये देख रहा हूं कि कौन इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में तगड़ा वाला चेंज ला सकते हैं। मैंने ये सीरीज बनाई है, मैंने एक ऑर्डर लिखा है, तो इसका मतलब मैं एक तरीके से लिखा हूं कि कौन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। या सीधे अपनी भाषा में समझो तो मैं इस सीरीज से ये समझाना चाहता हूं कि कौन से मैटर तगड़े वाले अभिक्रियाशीलता दिखाएंगे, यानी जब उनके सामने किसी को रखा जाएगा तो तुरंत ये क्या कर लेंगे? रिएक्शन करा देंगे। समझ पा रहे हो? ऐसे समझो कि तुमने एक मैटर रखा, यहाँ पे एक दूसरा कोई कंपाउंड रखा है इसके सामने, और इन दोनों को आपस में मिलाया, 2 सेकंड के अंदर पूरा जादू हो गया, नया कंपाउंड बन के तैयार। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये जो मेटल है वो तगड़ा रहा होगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा कोई मेटल रखा और उसके साथ कोई कंपाउंड लिया, उसको मिलाया, तो 1 घंटा हो गया, कोई चेंज में नहीं आ रहा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है? केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में चेंज होता है और नया कंपाउंड बनता है। जिन लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th का, उसमें यही तो बताया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या मिलता है? एक नया पदार्थ मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर तुमने एक मेटल लिया और दूसरा कोई, मतलब 2 लोगों को मिलाया, उसमें एक मेटल है, अब मैंने मिलाया, मिलाने के बाद तुरंत का तुरंत
नया पदार्थ मिल गया, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन बहुत तगड़ा वाला हुआ कि नहीं हुआ, यानी अभिक्रियाशीलता उस मेटल की क्या रहेगी, तगड़ी। लेकिन अभी तुमने क्या लिया, एक मेटल लिया, उसके साथ किसी को मिलाया और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत गया, कोनो नया पदार्थ हमें नहीं मिल रहा है, तो अभिक्रिया तगड़ी है यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये पोजीशन में अपने चेंज उतना तगड़ा लेके आ ही नहीं रहा है। केमिकल रिएक्शन मतलब सर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में चेंज होगा तो नया प्रोडक्ट बनेगा। क्या मिलेगा, नया प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस बोल सकते हो, न्यू सब्सटेंस। लेकिन वो निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में चेंज कितना जल्दी आएगा। इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में अगर चेंज जल्दी आ जा रहा है तो नया प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा। इसका मतलब अभिक्रिया बहुत तगड़ी हुई है, बहुत तेज हुई है, फास्ट हुई है, और फास्ट होने का सीधा सीधा उत्तरदायित्व इनके पास है। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो इस पूरे ये जो मैं यहाँ से यहाँ तक लिखा हूँ, सबसे पहले को क्या बोलते हैं हम, पोटेशियम। ये क्या है, पोटेशियम। नाम भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, आप खुद लिखेंगे, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टीन, पैलेडियम, हाइड्रोजन, एंटीमनी, बिस्मुथ, कापर और मरकरी, और ये है सिल्वर, और ये है गोल्ड, और हम बोलते हैं इसको गोल्ड, और प्लेटिनम। दिख रहा है ना, एक मैंने सीरीज में रखी है। अब इस सीरीज को मैं 3 भागों में डिवाइड करने जा रहा हूँ। कितने भागों में, 3। देखो, पोटेशियम से लेके जिंक तक, पोटेशियम से लेके जिंक तक करा, सॉरी एल्यूमिनियम तक, फिर जिंक से लेके पैलेडियम तक, और फिर एंटीमनी से लेके प्लेटिनम तक। देखो मैंने कितने भागों में डिवाइड किया है, 3। पहला, दूसरा, तीसरा। ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकेंड पोर्शन है, और ये थर्ड पोर्शन है। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो फर्स्ट पोर्शन है, और इस फर्स्ट पोर्शन के अंदर जो इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने एटम मैंने रखे हैं, पहले बताइए सब मेटल है कि नहीं है? पहले तो सब मेटल है। नहीं सर, एक हाइड्रोजन जो बीचों में आया है वो नॉन मेटल है। एक्चुअली में हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम बात करेंगे, ठीक है ना। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको केमिकल रिएक्शन के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी ये पढ़ाया गया होगा, जहाँ पे आपको एक रिएक्शन पढ़ाया जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये पढ़ाया जाता है कि एक एलिमेंट दूसरे वाले को क्या कर देता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है। तो कौन करता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आता है। इसको भी मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल में समझो, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है। तो ये जो फर्स्ट के अंदर एलिमेंट आ रहा है ना, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। पहले तो ये लिख लो, हाईली रिएक्टिव है। ये मॉडरेट है, मॉडरेट रिएक्टिव है, और ये लेस रिएक्टिव है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। मतलब समझना, मैं लिख देता हूं, कम अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील। ये है मॉडरेट रिएक्टिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई, ध्यान देना। मॉडरेट यानी सामान्य अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील, और ये है उच्च अभिक्रियाशील। मतलब समझा रहा हूं, है तो सब मेटल, सब डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन देखो मैंने ऑक्सीजन को भेजा, ऑक्सीजन को बोला कि जाओ सबके घर से क्या करो, ऑक्सीजन मांग के लाओ। इनके घर पहुंचे, इन लोगों के घर पहुंचे, सन जो ही पहुंच रहा ऑक्सीजन तुरंत सन से इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया। कौन, ये सब सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या कर रहे हैं, सन से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दे रहा है। किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन एकदम खुश। यहाँ पर रिएक्शन कैसा होगा, तगड़ा होगा कि नहीं होगा? 2 सेकंड के अंदर रिएक्शन हो जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में तुरंत क्या जा रहा है, चेंज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के ऑक्सीजन के पास आ गया, रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया? अब ये ऑक्सीजन जब इनके पास पहुंचा तो इनके पास क्या हो रहा है कि जब ये पहुंच रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, तब दे रहा है ये सब। समझ पा रहे हैं, दे तो रहे हैं लेकिन इतना फास्ट नहीं। ये अभी जस्ट पहुंचा तब तक इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिए थे सब ये। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा, तब मिल रहा है इनको। तो दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी दे रहा है। और इनके घर की कहानी तो अलग है भाई, बहुत समस्या है इनके घर। इनके घर दरवाजा खटखटाए, पीटे, कुछ अंदर वहाँ सुनेंगे लेकिन बाहर वहाँ नहीं आएंगे। अब देखते हैं ना, कई लोग के घर जब कोई दान लेने जाता है तो देखते होंगे आप लोग, ये सब दान लेने देने वाली कहानियाँ चल रही हैं भाई। तो वहाँ पे कई बार आप फील किए होंगे कि जब जैसे चंदा है, सपोज करिए आप चंदा अगर कभी मांगने गए हो, गाँव के अंदर कभी मूर्ति वगैरह होता है, उसका चंदा वगैरह मांगा जाता है, मूर्ति वगैरह रखते हैं बच्चे, तो जाते हैं चंदा मांगने। तो कुछ तो क्या होता है कि जब आपको पहले, कुछ तो ऐसे होंगे कि जो जिनको पता चल जाए, कि बस पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे रखा जाए, तो अपने आप ला के दे देंगे कि ले लीजिए हमारे उससे चंदा। कुछ के घरे जाके मांगेंगे, है ना, तो पहले दिन टरका देंगे कि नहीं आज नहीं बिहान ले लिया।
लेकिन फिर भी वो बिहान दे देंगे। अतिसर के कुछ इस लेवल के होते हैं दरवाजे में नहीं खोले, हमारे घर के वही है नहीं, हुआ कोई है ही नहीं, कल अइहा परसों अइहा नरसों अइहा, ऐसे करके वो पूरा का पूरा टाइम ले लेते हैं। मूर्ति विसर्जन हो गया फिर भी वो चंदा नहीं देंगे। वही स्थिति इनकी है जो आप देख पा रहे हैं ना, यही है इनके घर। ऑक्सीजन जाएगा, दरवाजा पीटेगा, कुटपिटा, वो कुल अंदर में बैठे रहेंगे, बोलिए ना कौन नहीं बोलेगा। समझ पा रहे हैं? तो यानी ये इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इस चीज को कनेक्ट करिए। यानी अगर इनका रिएक्शन हो रहा है तो ये बहुत तगड़े तरीके से रिएक्शन दिखाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सामान्य है, करेंगे ये भी रिएक्शन, लेकिन ये तो रिएक्शन शो ही नहीं करेंगे। ये एक्चुअल में बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कम। अब देखो दो चीज़ों को मैं यहीं से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो ऑक्सीजन से जब भी रिएक्शन होगा, जैसे आप लोगों को पता होगा कि लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, तो लोहे के ऊपर जंग लगने का कारण होता है कि ये आयरन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाता है, यानी आयरन के अंदर से इलेक्ट्रॉन चुरा लिया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। लेकिन अगर इसी ऑक्सीजन को मैं सोने के सामने रखूँ, भाई लोग सोना तो नियमन से इलेक्ट्रॉन चुरा के दिखाओ तो ऑक्सीजन, हिम्मत नहीं है ऑक्सीजन की चुरा पाएगा। कभी आप सोने के अंदर जंग लगता हुआ नहीं देखेंगे। समझ पा रहे हैं ना? सोने के अंदर जंग लगा ही नहीं सकता, ऑक्सीजन की औकात नहीं है कि किसके अंदर से, सोना, सोना ये है ना लेस रिएक्टिव में से आता है ना, इसके अंदर से ले ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन में नहीं कुल डोनेट करते हैं जल्दी। समझ पा रहे हैं ना? देने का नेचर सब में है, लेकिन ये आसानी से देंगे, मतलब देना सबको है, ये सबसे आराम से दे देंगे। ये बहुत मतलब थोड़ा बहुत घुमाए फिराएंगे तब देंगे, और ये तो एकदम टिन फिन वाले हैं, ये देंगे ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? तो क्या रिएक्टिविटी सीरीज में आपको जो समझना चाहिए समझे। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज मैंने थोड़ी बड़ी लिखवाई है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करवा देता हूँ। जैसे कुछ को तो आप यहाँ से हटा दीजिए, मैं रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा सा आसान करवा देता हूँ ताकि आप आराम से समझ लें। ठीक है, तो आप हाईली रिएक्टिव वाले में केवल और केवल पोटेशियम को लिख लीजिए। हाईली रिएक्टिव में पोटेशियम लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे, लिथियम लिखेंगे, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इतने लोगों को लिख लेंगे हाईली रिएक्टिव में। इसमें आपको किसको किसको लिखना है, तो इसमें आप मॉडरेट वाले में देख लीजिए। मॉडरेट वाले में आप जिंक को लिख लीजिए, आयरन को लिख लीजिए, आयरन को, कोबाल्ट को लिख लीजिएगा, और इसके बाद आप निकिल को लिख लीजिएगा। बस इतने लोगों को आप मॉडरेट में रखिएगा। इसके बाद फिर आप हाइड्रोजन के नीचे चले जाएगा। हाइड्रोजन के नीचे आप किसको किसको याद रखेंगे, तो एक तो कॉपर को याद रखिएगा, ये जो लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव में किसको किसको याद रखेंगे, कॉपर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव में कॉपर को याद रख लेंगे, मरकरी को याद रख लेंगे, मरकरी को भी नहीं याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सिल्वर को याद रख लीजिए, सिल्वर को ले लीजिएगा, फिर उसके साथ साथ ऑरम को ले लीजिएगा, फिर उसके नीचे प्लेटिनम को ले लीजिएगा। इतने लोगों को याद रखिएगा। तो देखिए तब ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज, तब तो आसान है ना। देखिए पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अच्छा देखिए कहीं कहीं पे लिथियम को पोटेशियम से भी आगे रखा गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। लिथियम को कई जगहों पे पोटेशियम से भी पहले रखा गया है, तो ये भी एक बड़ी बात है, कहीं पे मैंने देखा है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा। क्या है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, जिंक, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। ठीक है ना, देखिए जिंक फेकोनी, जिंक फेकोनी। ठीक है, जिंक फेकोनी से इसको याद कर लीजिएगा, और इसको याद करने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक की जरूरत होगी। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है ना, मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। चलो जाने दो, इसके लिए ट्रिक है, लेकिन बसंते वो ट्रिक आप यहाँ पे ना लगाओ, क्योंकि लिथियम को मुझे आगे करना पड़ेगा, तो मैं अभी लिथियम को आगे करने वाला हूँ ही नहीं। इधर क्या याद करोगे, इधर तो आराम से याद कर लोगे। देखो ये सब क्या है, इधर के सब जो लेस रिएक्टिव हो जानते हैं, सब ज्वेलरी बनाई जाती है इनकी। इनका यूज क्या करने के लिए बनाया जाता है, ये ज्वेलरी बनाई जाती है इनसे। देख लो कॉपर का भी, आप कॉपर मतलब तांबा, पहले के ज़माने में तांबा ही आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता, सिक्के के रूप में तांबे का ही यूज किया जाता था। सबसे पहली धातु जो मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई थी वो क्या थी, तांबा ही थी। उसके बाद देखो सिल्वर है, चांदी, चांदी का आभूषण बनता है नहीं बनता है, सोने का बनता ही है। प्लेटिनम, प्लेटिनम भी अपने आप में, प्लेटिनम का क्या आता है, प्लेट आता है, सिक्का आता है प्लेटिनम का, आप देखेंगे वो भी अपने आप में क्या है, बहुत महंगा होता है। समझ में आ रहा है, तो इन सब का क्या बनता है, ज्वेलरी बनता है। ध्यान देंगे, लेस रिएक्टिव में मैंने जितने लोगों का नाम लिखा है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सॉरी ऑरम और प्लेटिनम, ये इन सब का क्या बनता है, ज्वेलरी। इस चीज को याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे सर, ज्वेलरी बनता है, आभूषण। और ये सबसे क्या है, लेस रिएक्टिव, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है, जबकि इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इनके अंदर से तो सबसे आसानी से निकल सकता है।
तो इस चीज़ को अगर आप याद रखेंगे ना तो आगे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। अब देखिए मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कही थी कि मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए CuSO4 है और मैंने बगल में लिख दिया जिंक, तो अब ये जिंक आएगा CuSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा सर, इस जिंक Cu से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। कहाँ है Cu सर, Cu यहाँ पे है, लेस रिएक्टिव है। जिंक क्या है, ऊपर आता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये जाहिर सी बात है इस कॉपर को तुरंत यहाँ से हटा देगा और तुरंत उसकी जगह पे आ जाएगा, तो जिंक सल्फेट और कॉपर हो जाएगा बाहर। हाईली रिएक्टिव भाई, जाहिर सी बात है। इसने चंदा आराम से दे दिया, इसने चंदा नहीं दिया तो ऑक्सीजन किसकी सॉरी जो भी कंपाउंड होगा किसको ज़्यादा प्रीफर करेगा, जिसने चंदा दिया है। तो इसने चंदा दिया है, तुम तो चंदवे नहीं दिए, तो फ्री में तुम आके मूर्ति के पास क्या कर रहे हो, अपने आप को प्रभारी बता रहे हो, कोई मतलब है नहीं। अब अगले नंबर पे देखो, अगर मान लो यहीं पे जिंक सल्फेट खड़ा है, अब कॉपर को मैं लेके आ गया तो रिएक्शन हो जाए, होगा रिएक्शन। जिंक को हटा पाएगा कॉपर? नहीं सर, कॉपर कहाँ है, जिंक के नीचे। ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर, कॉपर तो नीचे आता है, तो हटा पाएगा नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ हम हाइड्रोजन के साथ भी देखते हैं। H2SO4 है, H2SO4 और यहाँ पे कॉपर है। ये बताओ कॉपर हाइड्रोजन को हटा पाएगा? कॉपर कहाँ है, नीचे, हाइड्रोजन कहाँ है, ऊपर। तो हाइड्रोजन को हटाने की क्षमता सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर वालों की है, नीचे वाले नहीं हटा सकते इसको। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन, यहाँ भी नो रिएक्शन। लेकिन अगर यहीं पे H2SO4 है और यहाँ पे कौन है, सोडियम है, सोडियम तो 1 सेकेंड नहीं लगेगा, रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे Na2SO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर। समझ आएगी नहीं आया? लेकिन यही है, Na2SO4 हो और अगर मैं बोल दूं कि आयरन यहाँ पे बैठा है, सोडियम को हटा देगा? नहीं, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होता है अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे आ जाता है, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो आई थिंक रिएक्टिविटी सीरीज समझ गए, मेटल की कहानी समझ गए। अच्छा, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया है। नॉन मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, फ्लोरीन। ये तीन आप देख रहे हो ना, तीन ही बहुत है, ये तीन अकेले इन सब पे भारी है। ये तीन, इसमें तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन। इसे थोड़ा एक अकेले इस पूरे मेटल के लिए गेम खेलता है। इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेना ना, ये अकेले जाके सबसे ले लेगा, ये अकेले जाके सबसे ले लेगा, इतनी क्षमता है इस ऑक्सीजन के पास। तो इसको तगड़ा समझिए, छोटा हल्का में मत लीजिए। नॉन मेटल थोड़े से ही हैं लेकिन उत्पाती हैं, और इसमें सबसे तगड़ा कौन है, ऑक्सीजन। तो इसमें सबसे ऊपर कौन आता है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। इसको याद करना तो बड़ा आसान है ना, फोन याद हो जाएगा। ये क्या है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। मैंने बोल दिया रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। सर बाकी का क्यों नहीं लिखे, बाकी इनके आगे कुछ है ही नहीं, इनके आगे कुछ है ही नहीं, इसीलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है। यही तीन अपने आप में सब कुछ है। और इधर मैंने पूरे में से इतने को ही लिखा है छाट के। आई थिंक पूरा कहानी समझ में आ गया होगा, है ना। रिएक्टिविटी से समझ गए। अब खेल स्टार्ट होगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का, क्योंकि अब आप पूर्ण रूप से इस लायक हो चुके हैं कि आप क्या समझ सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो आपने क्या अभी तक पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया कि जो मेटल होते हैं, ध्यान से सुने भैया, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये भी मैंने समझा दिया। फिर उसके साथ साथ मैंने वहीं पे नॉन मेटल का भी कन्वर्ट करा दिया कि नॉन मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, वो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करा सकते। दूसरी बात, मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है देने की, क्योंकि देंगे तब स्टेबल होंगे। और देने का नेचर भी मैंने यहाँ पे शो करा दिया कि कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से देंगे, कुछ थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं दे पाएंगे, कुछ बिल्कुल देना नहीं चाहते हैं, यानी वो सोचते हैं फ्री में हम स्टेबल हो जाए। समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसी कहानी आपको देखने के लिए मिलेगी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में। और फिर ऐसे हम लोगों ने इसके अंदर नॉन मेटल के अंदर देखा कि इनका टेंडेंसी है लेने का, वो जब लेंगे, नॉन मेटल लेंगे तब जाके स्टेबल होंगे। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई, है ना। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा आज का जो प्रोफेंडा है वो क्लियर हो गया होगा। ये मैंने बेस बनाया है। अब आपको ना फिजिकल प्रॉपर्टी में होने वाली है दिक्कत और ना ही केमिकल प्रॉपर्टी में, सनन चलेगा ये। समझ पा रहे हैं ना। और सब कुछ बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। इसको लेकिन याद करना बहुत जरूरी है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमएस, जहाँ पे हम एक क्लास के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।